गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चाणक्य कोचिंग सेंटर के अंदर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वापस में आज आपके सामने गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग को लेकर के आया हूं। गाउस थ्योरम एंड हिज एप्लीकेशंस। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं गाउस लॉ मतलब गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या है? इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे गॉस थ्योरम क्या है। गॉस थ्योरम के लिए ध्यान देंगे फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम अपनी लैंग्वेज में सीधा सा कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इनक्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ सिग्मा क्यू मतलब रेशियो ऑफ एलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस क्यू एंड परमिट टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। द एप्सिलॉन जीरो इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब एप्सिलॉन अगर होगा तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अगर एप्सिलॉन जीरो होगा तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हो जाएगा। मतलब दो चीजों का अनुपात, एक तो सिग्मा क्यू और एक एप्सिलॉन नॉट, इनका जो अनुपात है वो फाई के बराबर होता है। यही गॉस का नियम है। तो गाउस का नियम आप समझ गए होंगे कि विद्युत फ्लक्स जो है, ठीक है, उसका मान जो है वो एक तो टोटल सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो और 1/एप्सिलॉन नॉट का गुणनफल होता है। ठीक है ना, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हिंदी मीडियम के अंदर बहुत बड़ी बड़ी परिभाषा दे रखी है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के अंदर भी डेफिनेशंस मैंने बच्चों को आपको लिखवाई दी है, लेकिन फिर भी अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ या गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी इनक्लोज्ड सरफेस, ठीक है ना, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस क्यू एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका गॉस लॉ और सभी समझ गए होंगे गॉस का नियम। इसके बाद हिंदी मीडियम में बहुत सारी परिभाषा भी है, जैसे विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से, ठीक है, गुजरने वाला फ्लक्स, उसके कुल आवेश क्यू तथा 1/एप्सिलॉन 0 का गुणनफल होता है, ये भी एक परिभाषा है। अगर सरल रूप में देखा जाए तो रेशियो बिटवीन क्यू एंड एप्सिलॉन 0, ये बस इतना हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमारे पास गॉस लॉ की, आपको गॉस लॉ समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है ना। अब मैं गॉस के, बच्चों की फरमाइश थी कि गॉस की जो एप्लीकेशंस हैं वो एक बार फिर बता देते हैं, आपको समझ में आ जाती। तो गॉस लॉ की जो एप्लीकेशंस हैं वो हम देखेंगे कि गॉस लॉ की एप्लीकेशंस क्या है। गॉस एप्लीकेशंस, गॉस एप्लीकेशंस मतलब गाउस के नियम के अनुप्रयोग। उसमें सबसे फर्स्ट है अनंत रेखीय आवेशित तार। अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ठीक है, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। देखिए अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है तो देखेंगे, देखो ये शब्द है, बहुत से बच्चों को इस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है कि अनंत का मतलब क्या होता है। बेटा जैसे कोई भी तार है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, अगर इसकी लंबाई, जैसे कि इसकी लंबाई मान लो आपकी एल है, ठीक है, इसकी लेंथ एल है, ठीक है, और इसकी रेडियस जो है ना वो उसकी लंबाई की तुलना में बहुत छोटी है। मतलब रेडियस की जो वैल्यू है वो लंबाई से बहुत कम है, मतलब लंबाई इतनी ज्यादा है रेडियस से, इस कारण से इसको एक शब्द का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है अनंत, मतलब उसको हम इनफाइनाइट वायर कहते हैं। ठीक है ना, तो अब इनफाइनाइट वायर में देख लीजिए, हम देखेंगे जैसे हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है और जिसको अपने चार्ज दिया है प्लस क्यू, और चार्ज देने पर ये पूरे पर क्या होगा बेटा, पूरे पर क्या होगा, वितरित हो जाएगा, पूरे पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब चार्ज क्यू पूरे पर जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, ठीक है, ओके, तो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था,
पहले दो शब्द उसके बारे में बता देता हूँ उसको पढ़ने से पहले कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रेखिक आवेश वितरण, इसके बाद सरफेस का मतलब हुआ सतह के लिए, पृष्ठीय आवेश वितरण, और इसके बाद हो गया वॉल्यूम के लिए आयतन आवेश वितरण। ठीक है, तो ये तीनों वितरण आपने पढ़े थे। तो जैसे हम किसी छड़ पे या किसी तार पे जब आवेश देते हैं तो आवेश पूरे पर वितरित जब हो जाता है तो उसको कहते हैं हम रेखिक आवेश वितरण। ओके, तो हमारे पास एक चार्ज क्यों है जो किसी तार को दिया गया है, तो तार पर पूरे पृष्ठ पर, पूरे पर सरफेस पर पूरा आ जाएगा, फैल जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, आपको पूरी लंबाई पर फैलेगा, तो ये कहलाएगा आपका रेखिक आवेश वितरण। मतलब इससे प्राप्त होगा हमको रेखिक आवेश घनत्व, क्योंकि रेखिक आवेश घनत्व सब जगह सेम एवरीवेयर। देखिए, तो रेखिक, मैं यहां पर लिख देता हूं, रेखिक आवेश घनत्व, रेखिक आवेश घनत्व होता है लैम्बडा, और लैम्बडा बराबर हमारे पास हो जाएगा Q बटा x मान लो या L मान लो। जैसे इसकी लंबाई मैंने मान ली है x, ठीक है, इसकी लंबाई मैंने मान ली x। हमारे पास जो तार है, ठीक है, इस तार पर आवेश चार्ज पूरे पर वितरित हो ही है। तो अब देखेंगे ध्यान से कि किसी पर भी, किसी तार पर हो, किसी पृष्ठ पर हो, वॉल्यूम पर हो, चार्ज जब वितरित होता है तो इसके चारों तरफ, जैसे चार्ज क्यू के बारे में आपने पढ़ा, तो इसके चारों तरफ क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो तार के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तार के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये आ रहा समझ में, तो ये इस प्रकार होगा। मतलब तार के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तार के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा। तो हम गाउस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये तार जो है उस पर जब चार्ज दिया गया है, ये पूरे पर जैसे वितरित हो गया है, ये पूरे पर वितरित हो गया है। अब इसके चारों तरफ अगर विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा तो कैसा प्राप्त होगा, इस प्रकार से प्राप्त होगा। मतलब इस तार के चारों ओर हम बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, इमेजिन सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है, तो इमेजिन करना अपन को कि सिलेंड्रिकल सरफेस है, इमेजिन सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल सरफेस, चारों तरफ बेलनाकार गाउसी पृष्ठ है, ऐसा मान करके चलना अपन को। तो इसको भी अपन तीन भागों में बांटेंगे, फर्स्ट, सेकेंड हो गया ये, ठीक है, और ये भाग हमारा थर्ड हो गया। मतलब ये भाग S1, ये भाग हो जाएगा S2, और ये भाग अपन मान लेंगे S3। ओके, मतलब इस बेलन को, इस तार के चारों तरफ बेलनाकार गाउसी पृष्ठ है और इसको अपन ने तीन भागों में बांटा है। तो तीन भागों में जो बांटा है वो कौन कौन से भाग है, 3 पार्ट्स हैं, THRE 3 पार्ट्स हैं इसके। नंबर 1 S1, नंबर 2 S2, नंबर 3 S3। तो S1, S2 एंड S3। S1 जो आपका है वो सर्कुलर एरिया, ये भी सर्कुलर है, ठीक है, और तीसरा आपका है कर्व्ड एरिया। ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे, S1, S2 एंड S3। S1 वृत्ताकार भाग, S2 वृत्ताकार भाग और S3 वक्राकार भाग। ठीक है, S3 क्या है, वक्राकार भाग है। ठीक है, इन तीनों के अंदर आप देखिए क्या क्या पोजीशन बन रही है। तो हमने देखा कि ये DS, ये E, ये E वेक्टर और ये DS वेक्टर, ये हमारे पास DS वेक्टर और ये हमारे पास E वेक्टर। तो E वेक्टर और DS वेक्टर के बीच बेटा देखो, आपको खुद को लग रहा है कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल है। और यहां पर E वेक्टर और DS वेक्टर के बीच भी थीटा बराबर 90 डिग्री का एंगल है। और यहां पर E वेक्टर और DS वेक्टर के बीच थीटा बराबर 0 डिग्री का एंगल है। तो मैंने शॉर्टकट तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है कि S1 सर्कुलर, S2 सर्कुलर और S3 कर्व्ड, वृत्ताकार भाग और वक्राकार भाग। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे पास
ये वाला भाग जो उस पर 90 डिग्री, ये वाला भाग है ई और ds में 90 डिग्री, और यहाँ पर ई और ds के अंदर 0 डिग्री का है। अब हम पढ़ते हैं फ्लक्स के बारे में। तो फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो टोटल क्या हो जाएगा? S1 S2 और फिर हो जाएगा S3। ओके, अब देख लीजिए हमारे सामने S1 ये आ जाएगा EDS cos थीटा होता है, ये भी हो जाएगा EDS cos थीटा, ये भी हो जाएगा EDS cos थीटा। समझने का प्रयास करना। E वेक्टर डॉट ds वेक्टर फ्लक्स का सूत्र है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इस वाले पृष्ठ का, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इसका, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इस पार्ट का हो जाएगा, ठीक है ना। तो EDS cos थीटा एंड EDS cos थीटा। ओके, अब हमारे पास ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर EDS cos थीटा S1 है, तो हमारे पास यहाँ पर 0 डिग्री है। देखो बेटा, EDS cos 0 डिग्री, सॉरी S1 90 डिग्री है, 90 डिग्री। इसके बाद S2 EDS cos 90 ये भी, और इसके बाद हमारे पास बच जाएगा S3 के लिए बोलो EDS cos 0 डिग्री। इज दैट क्लियर? तीनों चीजें आपने लिख दी है, EDS cos 90, EDS cos 90 और EDS cos 0 डिग्री। इज दैट क्लियर? अब देखो हमारे पास EDS cos 90 का मान क्या होता है? पढ़ा हमने, cos 90 का मान 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और cos 90 का मान 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहा जरा देखिए, 5 बराबर 0 प्लस 0 प्लस हो गया, और ये अंदर बच जाएगा EDS, तो ये आ जाएगा EDS हो गया। दैट क्लियर? अब E पूरे चारों तरफ, तार के चारों तरफ E का मान हर जगह एक समान बेटा, इसलिए हम आपको E बाहर ले लेंगे और DS अंदर आ जाएगा। और ये S3 पार्ट है, पार्ट क्या है? S3 ये वाला, ठीक है। और X3 पार्ट जो दिखाई दे रहा है आपको वो वक्र पृष्ठ है, वो किसी बेलन का वक्र पृष्ठ है, किसी सिलेंडर का कर्व्ड एरिया है। तो सिलेंडर के कर्व्ड एरिया का जो फार्मूला है क्षेत्रफल का, वो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। देखो आप 10th क्लास में पढ़ा होगा, 2 पाई आर एच पढ़ा था, 2 पाई आर एच। और हम यहाँ पर आपकी जो लंबाई है तार की, यहाँ से ऊंचाई जो है वो अपन मानी थी हमने x, ठीक है। तो ये पूरी लंबाई उसकी x थी। ओके, तो हमारे पास हो जाएगा E इंटू बोलो 2 पाई आर, और h की जगह आ जाएगा आपका x, ये 5। इसको इक्वेशन 2 कर सकते हैं, फर्स्ट में जो लिखी उसको इक्वेशन 6 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर E इंटू ये जो कर्व्ड एरिया है इधर वाला जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो वक्र पृष्ठ है, और वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एक्स। ओके, अब हम समीकरण नंबर ये 2 लिखा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? गाउस का नियम। तो गाउस के नियम से ये शब्द लिखेंगे, गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम से हो जाएगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। गाउस का नियम क्या है? फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को, दोनों फ्रॉम इक्वेशंस सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों को देखेंगे तो हम लिखेंगे E इंटू 2 पाई आर एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको क्लियर हुआ? Q बटा एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब हमारे पास Q की जो वैल्यू है, इधर देखना ध्यान से, Q की वैल्यू जो है वो समीकरण 1 में देखो आप, Q की वैल्यू जो है वो समीकरण 1 में देखो, लैम्बडा x हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब Q की वैल्यू हमारे पास लैम्बडा x आ जाएगी। तो यहां से आप यहां चलिए, ऊपर में लिख रहा हूं कि E बराबर E इंटू 2 पाई आर एक्स बराबर Q की वैल्यू बोलो लैम्बडा x बटे में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो हमारे पास x से x कट जाएगा, और इसलिए E बराबर लैम्बडा बटे में ये 2 पाई आर बटे में चला जाएगा, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है पिक्चर। E बराबर लैम्बडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन आर।
ठीक है, अब इसको आप वेक्टर में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं एन कैप कर देना, तो यहाँ लिख सकते हैं ई वेक्टर बराबर लैम्बडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन आर एन कैप। ये हो जाएगा आपका एन कैप एकांक सदिश एन कैप यूनिट वेक्टर। ओके, अब यहां पर अगर कोई प्रश्न आपको अगर हो रहा है, दिमाग में आ रहा है कि सर ये किस प्रकार से हुआ, मुझे समझ में ही नहीं आया, आप वीडियो देख करके उसको देख करके बस रख लिया, आप इसके अंदर कोई प्रश्न बनता है कमेंट बॉक्स के अंदर प्रश्न कीजिए ताकि मैं उस प्रश्न का उत्तर अगले वीडियो में आपको दे सकूं। इधर देखिए आप, सबसे पहले वापस से एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं कि एक बेलन एक तार है, उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो क्या सरफेस बनता है, इमेजिन करना है, कल्पना करना है, दिखाई नहीं देगा, इमेजिन करना है कि इसके चारों तरफ गाउसियन पृष्ठ है, वो भी कैसा, बेलनाकार, वो भी कैसा, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस है। तो हमारे पास 3 भागों में बढ़ जाएगा, फर्स्ट S1, सेकंड S2 और थर्ड S3। तो S1 जो है वो क्या है, सर्कुलर एरिया, S2 क्या है, सर्कुलर, और S3 क्या है, कर्व्ड एरिया। फिर तीनों के एंगल देख लीजिए आप, E और DS में, E और DS में और E और DS में क्या क्या बनते हैं वो देख लीजिए। तो यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री बनेगा, यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पर बनेगा थीटा बराबर 0 डिग्री। ऑब्वियसली cos 90 is 0 and cos 0 डिग्री is equal to 1, तो ये दोनों भाग हो जाएंगे इसके 0 0, और यहाँ पर बन जाएगा आपका सिर्फ EDS। तो टोटल क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, ये वक्र पृष्ठ है, कर्व्ड एरिया है, तो 2 पाई RX होता है, इसलिए 2 पाई RX हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों समीकरणों के माध्यम से ये पूरा आपने पढ़ा है इनफाइनाइट वायर का। इनफाइनाइट वायर जो है उसका जब भी हम चार्ज देते हैं, ध्यान रखें कंफ्यूज नहीं होना है, रेखिक आवेश घनत्व मतलब किसी तार की बात अगर हो रही है, उस पर चार्ज दिया जा रहा है तो रेखिक आवेश वितरण होगा और उसके अंदर रेखिक आवेश घनत्व होगा। और किसी पृष्ठ पर अगर चार्ज देंगे, जैसे टेबल है लोहे की, तो अगर उसको अगर चार्ज देंगे आप तो वो होगा पृष्ठीय आवेश वितरण, मतलब होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो सिग्मा होती है, यू नो वेरी वेल, सिग्मा इज इक्वल टू q बटा s हो जाएगा। ओके, और इसके बाद हम वॉल्यूम की बात अगर करें, मतलब आयतन आवेश वितरण की अगर बात करें तो उसके लिए भी हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से बताते हैं, रो बराबर q बटा v हो जाएगा। इसके बारे में मेरे सभी स्टूडेंट्स जो क्लास में आप ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, लेकिन ये बच्चों की फरमाइश है कि एक बार पुनः सर हमको बता दीजिए, तो मैंने बता दिया, आज बैठ करके इसको पूरा पढ़ेंगे। एक नेक्स्ट वीडियो जो अनुप्रयोग का है वो मैं वापस दूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।